सो हे व्हाट्सअप। और आज से क्या, और अभी से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट पूरा, और पूरा इस चैप्टर को अभी निपटा ही देंगे। रेगुलेशन सब हो जाएगा। और इसके पहले का 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो कि अभी लगभग आपका एक घंटे का है, एक 30 मिनट का है, 1.5 घंटा और 30 मिनट, ये 2 घंटे के अंदर मैं पूरा चैप्टर विथ बायो हैक करा रहा हूँ, बहुत ही प्रॉपर तरीके से, अब आप देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। देखो क्या बोला कि ब्लड जो है वही एक मीडियम है जिससे CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट होता है। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC ऑफ द ब्लड, और रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू अ प्लाज्मा, मतलब थ्रू द प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा पे। ठीक है, यानी कि देखो, लिखो यहाँ पे, लिखना ज़रूरी है क्या, ब्लड जो है वो मीडियम है। हाँ, ब्लड में क्या होगा, एक तो प्लाज्मा होगा और दूसरा क्या होगा, RBC होगा। ठीक है, O2 की मैं बात करूँ तो प्लाज्मा में कितना 3% जा रहा है और RBC में कितना 97% जा रहा है। ठीक, इतना लिखना ज़रूरी था, जो कि मैंने लिख दिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखो, नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC, वेयर 70% ऑफ इट इज़ कैरिड बाई बाइकार्बोनेट HCO3 ठीक है। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि 7% जो होगा वो उससे डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा होगा। यानी यहाँ पे मैं CO2 अगर लिखता हूँ तो मैं 7% प्लाज्मा में डालूंगा, 20 to 25%। ठीक है, 20 to 25%, जिसको नियरली पता है क्या लिख देगा, ये बोलेगा कि नहीं 23%, समझे। एवरेज निकालेगा कैसे, 20 + 25 बाई, अगर 2 करते हैं तो कितना आता है 45/2, जो कि नियरली अपना 23% आता है, यानी 22.5%। हम लोग अगर पूरा सही बोले तो 22.5%, लेकिन 23% हमको बोलना पड़ेगा, समझे। तो अगर मैं बोलूँ तो 23% जो होगा 20 to 25%, जो कि नियरली हो जाएगा 23% के। और बाकी जो रिमेनिंग कैसे होगा, HCO3- के फॉर्म में, जो कि कितना मैक्सिमम 70%। ठीक है, ये याद रखना है, इस पूरे के पूरे इस लाइन से हमको सिर्फ यही याद रखना है। ठीक है, इसको उठाओ, इसको यहाँ रखो ताकि अच्छे से लगे। ठीक है, आ जाओ अब आगे का देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये देखो। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयन कंटेनिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर्ड आयन कंटेनिंग पिगमेंट है, जो कि RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। RBC के अंदर प्रेजेंट होता है HB हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये किसका है, रेड कलर का होता है, किस चीज़ से होता है, Fe+2 का बना हुआ होता है। ठीक है, और कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि O2 जो है वो क्या, O2 प्लस हीमोग्लोबिन जो है रिवर्सिबल मैनर में, यानी ऐसे बन रहा है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। ठीक है, HbO2 क्या बन रहा है, HbO2। ठीक है, और उसके बाद देखो, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड विथ टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से ये रिलेटेड होता है। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन का, यानी कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको समझना होगा, समझाना होगा। समझो कैसे, ईच हीमोग्लोबिन में क्या होता है, पहले देखो, ईच हीमोग्लोबिन में कितना, मैक्सिमम कितना, तो 4 मॉलिक्यूल O2 का आएगा। और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है, वो क्या, प्राइमरली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर पिछले वीडियो में बताया है कि पार्शियल प्रेशर PO2 जो होगा वो ज़्यादा होगा तो अच्छे से बाइंड कर पाएगा ना। अगर CO2 ज़्यादा हो जाएगा, CO2 का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बाइंडिंग तो मुश्किल हो जाएगा ना, ये बताना चाह रहा है, समझे। उसके बाद देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, hydrogen ion concentration and temperature are other factors that can interfere with binding of oxygen। देखो कितना इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर जो होता है, ये फैक्टर्स होता है जो इंटरफेयर करते हैं विथ दिस बाइंडिंग, समझे।
एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होगा जब हम लोग परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ रखेंगे तो, समझे। देखो क्या बोल रहा है ये, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो सिग्मोइड कर्व, बस इसको याद रखो, सिग्मोइड कर्व रखेंगे अगर हम लोग परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को देखते हैं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को अगर हम लोग देखते हैं किसके साथ, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के साथ, किसमें, MMHg में, तो इसमें क्या होता है, एक राइट शिफ्ट होता है, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है। कैसे पता चलेगा, देखो ना ये एरो ऐसे जा रहा है राइट और एक ऐसे जा रहा है लेफ्ट, तो लेफ्ट जाएगा तो उठेगा ना, लेफ्ट जाएगा तो उठेगा और राइट जाएगा तो बैठेगा, और जब बैठेगा यानी इसके नीचे ही आएगा ना, राइट यानी इधर नीचे आना और लेफ्ट माने इसके ऊपर जाना, समझे। ये समझो, अभी आगे बताया जाएगा पूरा, तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए तो सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन हुआ, दिस कर्व, इस कर्व को हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मोइड कर्व को कहेंगे इज कॉल्ड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। देखो क्या बोलेंगे, कहाँ गया ये, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखो इस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2H+ कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किसी में, वेरी यूज़फुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब के बारे में बताता है, ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। अब आ जाओ, अब आगे आ जाओ। इन एल्व्यूलाई वेयर देयर इज हाई PO2, एल्व्यूलाई के अंदर क्या होता है, PO2 हाई होता है, PCO2 लो होता है, यानी PCO2 लो हो जाएगा तो H+ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि देखो क्या बोला, चुपके से बोल दिया कि जो एल्व्यूलाई है उसके अंदर क्या होगा, ऑल फेवरेबल होता है, इसलिए तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। जबकि टिश्यू में क्या होता है, लो PO2 होता है, हाई PCO2 होता है, हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है और हाइयर टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फेवर फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये होता है टिश्यू के अंदर, ये होता है किसमें, टिश्यू में, और ये होता है एल्वुलाई में, ठीक है। उसके बाद देखो आओ, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। यानी इसका क्या सीधे ये क्या मतलब बता रहा है कि देखो ऑक्सीजन जो था उसको कहाँ, वहाँ का PO2 ज़्यादा था कहाँ पे, एल्व्यूलाई में, तो वहाँ पे क्या करता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके HbO2 बना लेता है, ठीक है। और जैसे ही ये टिश्यू के अंदर जाता है तो इसका PO2 क्या हो जाता है, PO2 कम हो जाता है, जिसके चलते कि ये Hb+O2 करना पड़ता है, इसको डिसोशिएट करना पड़ता है HbO2 से, समझे। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि इसको भी मार्क करना ज़रूरी है क्या, कि ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो बाउंड हो जाएगा किससे, हीमोग्लोबिन से, कहाँ, लंग सरफेस पे, और डिसोशिएट हो जाएगा टिश्यूज में, ठीक है। अब एक महा इंपॉर्टेंट लाइन ये आया कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। यानी कि हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर सिर्फ 5 ml ही अपना जो होगा ऑक्सीजन वो डिलीवर किया जाएगा। बाकी सब जो होता है वो कहाँ होता है, बाकी सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सब कहाँ होता है, ये देखो ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। बाकी सब जो होता है, बाकी सब यानी कि रिमेनिंग जो होगा, रिमेनिंग वो क्या करता है, वो एक्सरसाइज में काम आने के लिए स्टोर होता है, एक्सरसाइज में काम आने के लिए, एक्सरसाइज में काम आने के लिए स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार इस कर्व को तुम देख ही लो गौर से, ये देखो इसमें राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट बहुत पूछता है, देखो अभी आगे दिखाया जाएगा तुमको, ठीक है। तुम देखो अभी पहले गौर से, इसमें बताया नहीं है लेकिन मैं तुमको बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, क्योंकि ज़रूरी है कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। और तब तक ये तुम देखो ये सिग्मॉइड है, ऐसा सिग्मॉइड का शेप ही ये होता है, देखो ना ये एस टाइप का नहीं बन रहा है, ऐसे आधा लिखे जाता है तो गायब हो गया, समझे, ऐसे जी एस बन गया, हाँ ठीक है। आगे आ जाओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कितना, 20 से 25%, याद है कि नहीं, 20 से 25%।
कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ होगा तो कैसा होगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कितना 20 से 25%। और दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड, ये बाइंडिंग जो है वो रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। देखो वहाँ पे ये डिस्टर्ब कर रहा था, यहाँ पे PO2 डिस्टर्ब कर रहा है, ये मेजर फैक्टर है जो कि बाइंडिंग को इफेक्ट करेगा, ठीक है। और रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पे रिलेट होता है, बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर। उसके बाद देखो आ जाओ, व्हेन PCO2 इज हाई, जब PCO2 हाई होगा एंड PO2 इज लो, और PO2 लो होगा किसमें, टिश्यू में, तो मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, वेयर एज PCO2 जब लो होगा, PO2 हाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। समझे, समझे बात को, नहीं समझे, देखो ना खुद देखो, जहाँ पर क्या बोला कि PO2 लो हो गया तो PCO2 जब हाई होगा तो मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स वेयर एज, देखो टिश्यू में PCO2 हाई तो मोर बाइंडिंग, और क्या वेयर एज जहाँ पे PCO2 लो तो किसमें, एल्वुलाई में, तो डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है, समझे। अब आगे आओ, देखो देखो डिसोसिएशन किसका होगा, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का हो जाएगा, ठीक है, ये बात तुमको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद देखो, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वुलाई। देखो क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाउंड हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाउंड हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वुलाई। RBC कंटेन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तुम इसको छोड़ ही नहीं सकते हो भाई, इतना भयंकर ये लाइन है, क्या ही लाइन है ये, देखो भी आ रहा है ये वाला, RBC कंटेन अ वेरी हाई अमाउंट, वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और माइन्यूट, ये कोई नहीं बोलेगा, माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा 2, यानी कि प्लाज्मा के अंदर भी, यानी RBC के बाहर भी, ये है तुम्हारा सेल, इसके अंदर है एक RBC, और RBC के बाहर में भी माइन्यूट अमाउंट में प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। 1 करोड़ बार मैं इसको बोलूँगा कि क्या भयंकर ये लाइन है भाई, ऐसा लाइन जो होता है ना बहुत संसार में कभी कभी पैदा होता है। RBC कंटेन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, और माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा 2। कितना भयंकर लाइन, इतना भयंकर लाइन की मज़ा ही दिला दे भाई साहब, क्या लाइन है, वाह वाह वाह, ये पता ही नहीं था कि प्लाज्मा के अंदर होता है, कोई नहीं बताया था, मज़ा आ गया भाई एकदम। 1000 करोड़ बार स्टार मार लो इसके ऊपर, इसके ऊपर की माइन्यूट, ये नहीं, इसके ऊपर नहीं मारो स्टार, ये वाला मारो, ये है स्टार कि माइन्यूट जो होगा वो प्लाज्मा में होगा। और दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये एंजाइम फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट को। देखो कैसे, CO2 + H2O से कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनेगा, जिसको H2CO3 बनाया, ठीक है, और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज आया और HCO3- और +H+ में तोड़ दिया। कैसे, देखो CO2 + H2O कहाँ से आया, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन से क्या बना, CO2 + H2O बना। अब CO2 + H2O में कार्बोनिक एनहाइड्रेज हम लोग डाल देंगे तो वो क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। अब H2CO3 में फिर से हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल देते हैं HCO3- जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, और H+ को बाहर कर देगा। बात समझ में आया, बिल्कुल आया। देखो एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, CO2 diffuses into the blood, RBC and plasma and forms HCO3- and H+. At the alveolar site where PCO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O। देखो टिश्यू साइट पे जहाँ पे CO2 हाई होता है, क्यों, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या, कैटा यानी काटा, यानी कि तोड़ा, ठीक है, हाँ, पार्शियल प्रेशर CO2 हाई क्योंकि क्या वहाँ क्या तोड़े हम लोग, ग्लूकोज को तोड़े, समझे। तो CO2 डिफ्यूज, CO2 क्या किया, डिफ्यूज इनटू ब्लड, यानी कि RBC और प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज किया। कितना RBC के अंदर किया, तो कितना RBC के अंदर किया, 25% से 20%, ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर कितना किया, 7%, ठीक है। एंड फॉर्म्स, और क्या बना दिया भाई, HCO3- बना दिया और H+ बना दिया, समझे। ये वाला रिएक्शन ये कहाँ पे चल रहा है, टिश्यू में चल रहा है, लिख लो, इन
टिश्यू, टिश्यू कौन सा, फॉरवर्ड वाला, फॉरवर्ड इन टिश्यू फॉरवर्ड, और क्या इन एल्विलाई, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एल्विलाई के अंदर क्या हो जाएगा तुम्हारा बैकवर्ड, बैकवर्ड, समझे, बिल्कुल समझो, मज़ा आ गया, आया कि नहीं मज़ा बताओ। एल्वुलर साइड पे जहाँ पे PCO2, एल्वुलर साइड पे जहाँ पर PCO2 लो है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से क्या HCO2 और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। थस इसीलिए CO2 जो है वो ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट, यानी कि CO2 जो है यहाँ पर अपने ही चंगुल में फंस के ट्रैप होकर बाइकार्बोनेट बना लिया, कहाँ, टिश्यू लेवल पर, और ट्रांसपोर्ट कर दिया गया एल्वुलाई में और रिलीज आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड। आया मज़ा। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाँ हाँ हाँ, यहाँ देखो कहाँ गया ये डायग्राम, देखो ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये इसके अंदर यहाँ तक तो ये HCO3 माइनस के ही फॉर्म में आया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे एल्वुलाई में जाके मज़ा दिला दिया भाई, क्या मज़ा आया भाई सब ये पढ़ के। फिर से पढ़ो इसको, फिर से पढ़ो, आ जाओ, देखो 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 एट टिश्यू साइट, टिश्यू साइट पर जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो हाई होता है, क्यों होता है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म हुआ है C6H12O6 का और HO2 का, क्या बना दिया तो CO2 प्लस H2, क्या बना दिया तो CO2 प्लस H2, और CO2 प्लस H2 क्या किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के साथ जाके क्या बना दिया, H2CO3 बना दिया, कहाँ पे बना दिया, टिश्यू में बना दिया, टिश्यू में बना दिया, टिश्यू में बना दिया, फिर से H2CO3 क्या बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स आया और फिर से इसको HCO3 माइनस और H प्लस में तोड़ दिया, और फिर कहाँ पे टिश्यू में ऐसा फॉरवर्ड गया, ऐसा रिएक्शन गया, और जैसे ही एल्वुलाई की बात है ऐसे उल्टा कर दिया, यहाँ पर HCO3 माइनस और H प्लस को लिया, फिर उसके यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स आया, फिर H2CO3 बनाया, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स आया, फिर CO2 प्लस H2 बना दिया, और यही CO2 प्लस H2 को क्या किए, आउट कर दिए, आउट कर दिए, आउट कर दिए। देखो आया मज़ा। उसके बाद देखो एल्वुलर साइड पे यही हुआ, ठीक है, CO2 ट्रैप डस्ट कैसे, बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल पर क्या होता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है टिश्यू में जाके, ये बाइकार्बोनेट बन गया, टिश्यू के अंदर में जाके लास्ट में बाइकार्बोनेट बन गया, और जैसे ही इसको एल्वुलाई में हम लोग ट्रांसपोर्ट किए, फिर से ये क्या हो गया, CO2 बन गया, फिर से ये क्या बन गया, CO2 बन गया। अब देखो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2, 4 ml ऑफ CO2, 4 ml ऑफ CO2, यानी कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 100 ml में 5 ml था, और CO2 की बात करें तो 100 ml में 4 ml निकल के आया, समझे बात को। और इस तरह तुम्हारा पूरा ट्रांसपोर्ट निपट चुका है। अब बात रहा जो मैं बोला था, क्या बोला था कि यहाँ पर राइट शिफ्ट होगा और लेफ़्ट शिफ्ट होगा, बोला था कि नहीं बोला था, बताइए। अब देखिए राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट, राइट यानी कि नीचे आना, लेफ़्ट यानी कि ऊपर जाना, ठीक है। कब आएगा नीचे, तुम खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान लो कि ये ग्राफ के नीचे जा रहा है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। जब ये इस प्रकार से बन रहा है, मैं अलग कलर ले लूँ क्या, आ जाओ, इसको देखो, इसको रुको, देखो, मान लो कि ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, यानी कि ये नीचे आया, और ये एक कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ये ऊपर गया, ठीक है। तो ये कब नीचे आया, यानी कि इसका क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन क्या हुआ, घट गया, यानी ये जब डाउन हुआ तब ये भी डाउन हुआ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो ऐसे ही रहेगा जैसे है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या पता चला कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम गया, यानी कि घट गया ऑक्सीजन के साथ। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर PO2 का जो था वो तो कांस्टेंट ही रहा, लेकिन PCO2 क्या हो गया, PCO2 हाई हो गया, क्या PCO2 हाई हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया इस वाले में, समझे, ये है बात। और मालूम है तुमको एक और बात कि इस इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बोहर्स इफ़ेक्ट, समझे, इसको बोलते हैं बोहर का इफ़ेक्ट। इसका क्या मतलब है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ, यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखना ज़रूरी है, क्या लिखना ज़रूरी है, यहाँ पर क्या लिखना ज़रूरी है, तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, नहीं सॉरी, राइट साइड, और राइट साइड में शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या होगा,
सोचो ना, यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा। सोचो क्यों, क्योंकि PCO2 बढ़ गया तो ऑक्सीजन का क्या डिसोसिएशन हुआ ना। अरे हुआ कि नहीं ये बताओ, हुआ, डिसोसिएशन हुआ। अब आ जाओ ऊपर। ऊपर में क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तुम्हारा ग्राफ जो है, ग्राफ जो है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, बोलो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ कहाँ, टुवर्ड्स राइट, RT वो लिखूँगा मैं, राइट साइड। और इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ PCO2 कम हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, समझे, एसोसिएशन हो रहा है, समझे, बिल्कुल। अब आ जाओ आगे, अब समझते हैं क्या। यहाँ पर मैं एसोसिएशन इसको लिख के यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, इस वाले ग्राफ की बात हो रही है, ठीक है, और ये इस वाले ग्राफ की बात हो रही है, ठीक है। एकदम समझ में आ रहा होगा तुमको कि शिफ्टिंग टुवर्ड राइट और शिफ्टिंग टुवर्ड लेफ्ट का क्या मतलब है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। कहाँ गया, अरे यार क्या लिख दिया यहाँ पे, राइट क्यों लिख दिया भाई, लेफ्ट लिखना था, कभी कभी बोलता समूह लिख देता हूँ गलत, लेफ्ट साइड, समझे क्या, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ टुवर्ड लेफ्ट यानी कि कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, लेफ्ट तुम करो ना खुद से, यहाँ इस ग्राफ को पकड़ो और वहाँ हाथ रखो, समझे, यहाँ पे मैं दिखा तो नहीं सकता हूँ, यहाँ पे अपना हाथ रखो, ठीक है, और हाथ को लेफ्ट की तरफ मूव कराओ, तो लेफ्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, है ना, लेफ्ट किधर जाएगा, ऊपर, इधर जाएगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा ना, और राइट की तरफ मूव कराए तो नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि ये क्या है, राइट साइड, ये क्या है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, एसोसिएशन, राइट साइड में क्या होता है, डिसोसिएशन, किसका, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन क्यों हुआ, क्योंकि PCO2 जो है वो बढ़ गया, तो क्या करा देगा, डिसोसिएट करा देगा, H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया तो डिसोसिएट करा देगा, टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया तो डिसोसिएट करा देगा, यानी तोड़ देगा। अब आ जाओ आगे, आधा घंटा में तो मैं तुमको ये कराया, अब रेगुलेशन को भी थोड़ा टाइम दो, 40 मिनट का, लगभग 40 से 50 मिनट का ये वीडियो होगा, मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। आ जाओ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो, अब रेस्पिरेशन होता कैसे, तुम ये समझो गौर से, देखो, human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue। देखो, ह्यूमन बींग्स में जो है अपने पास एबिलिटी है कि हम लोग मेंटेन कर दे और मॉडरेट कर दे, क्या, किसको, रेस्पिरेटरी रिदम को, ताकि हम लोग का बॉडी का जो है, मतलब कि हम लोग का जो टिश्यू का जो डिमांड है वो फुलफिल हो पाए। जब हम लोग को ज़्यादा ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं कि नहीं, बताओ क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी हो गया। आपको कमी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, उठाना होगा ना, ऑक्सीजन चाहिए तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे तभी ना ऑक्सीजन आएगा। फिर देखो दूसरा, मान लो कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको ज़्यादा ही ऑक्सीजन हो गया, यानी कि तुमको क्या हो गया, क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, मान लो तुम हाँफ रहे हो ना, और तुम खींच रहे हो ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा तुम ले रहे हो, ठीक है, बात सही है। फिर तुम चाहो तो तुम अपना, कभी कभी क्या करते हो तुम लोग, कभी कभी बोलते हो कि हाँ मैं 20 सेकंड तक सांस रोक सकता हूँ। क्यों रोक सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास रेस्पिरेशन के लिए रेगुलेशन का अपने पास दिमाग है, जिसकी वजह से अपन 20 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, एक दिन के लिए में सांस रोक सकते हैं। मतलब मैं तो एक दिन के लिए तो कोई एक दिन अगर फुका जाए उतना में आदमी, हमारे यहाँ बोलते हैं फुका जाए, क्या फुका जाए, ठीक है यानी मर जाए, जाके जला वला दिया जाए ऐसे। उसके बाद देखो आगे, देखो छोड़ो सब बात को, आगे देखो, दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। कैसे होता है न्यूरल सिस्टम, सीधी सी बात है, न्यूरल सिस्टम सब अपने दिमाग का खेल है, सब कुछ दिमाग का खेल है। तुम बोलोगे पढ़ना है तो पढ़ना है, सीधी सी बात है, नहीं बोलोगे नहीं पढ़ना है, अरे यार दिमाग मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मन क्या है, दिमाग है, ठीक है। आ जाओ, ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन of the brain called respiratory rhythm center, which is primarily responsible for this regulation। राजा जी देखिए क्या आया, मेडुला रीजन, मेडुला ऑब्लांगाटा, इस स्पेशलाइज्ड सेंटर को मेडुला रीजन कहते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए, समझे। और एक और सेंटर है अपने पास, अनदर सेंटर, जिसको हम लोग पॉन्स रीजन में कहते हैं, क्या, पॉन्स वैरोली, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग पॉन्स वैरोली। एक सिंपल सा डायग्राम बना के समझा दूँ क्या बढ़िया से, आ जाओ एक डायग्राम में बनाता हूँ, ठीक है, उसको देखना और समझना। बहुत अच्छा हम लोग के टीचर बताए हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत मज़ेदार टीचर। देखो एक डायग्राम है, ऐसे बनाओ, तुम भी बनाओ, तुम भी क्या याद रखोगे।
और ये जो है ना इसको ऐसे पूंछ बना दो, ठीक है। यहाँ पर एक बनाओ, यहाँ पर एक ये बनाओ, एक ये बनाओ, ठीक है। एक यहाँ पे बनाओ, ठीक है। यानी एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। समझो, गौर से समझो, बात को समझो, ठीक है। शायद मैं उल्टा बना दिया हूँ, उसके लिए मुझे खेद है बहुत ज़्यादा कि मैं इसे उल्टा बना दिया, मगर कोई बात नहीं, इस खेद को मैं खेद ही रहने दूंगा, क्योंकि मेडुला में 2 रीजन आते हैं। मैं अभी जस्ट मेरे को याद आया, मेडुला में 2 रीजन आया और एक यहाँ पे आया, ठीक है। देखो सबका मैं नाम लिखूँ, सबका नाम लिखूँ, अच्छे से लिखता हूँ। देखो नाम देखो, तुम सिर्फ नाम पढ़ना तुम, ठीक है। और बोलोगे कि अरे ये तो सुना हुआ है, ये क्या है, नीमोटैक्सिक सेंटर, ठीक। नीमोटैक्सिक सेंटर, इसको बोलते हैं एपनियोस्टिक सेंटर, ठीक ठीक ठीक। अब समझना ये क्या है, DRG बोलते हैं इसको, DRG यानी क्या, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, VRG बोलेंगे, VRG। और तुम समझना ना, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ठीक है। ये DRG है, वो VRG है, ठीक है। अब देखो देखो देखो, ये जो है ना, ये क्या करता है, ये VRG को भी सिग्नल देता है और ये DRG को भी सिग्नल देता है और ये एपनियोस्टिक सेंटर को भी सिग्नल देता है, ठीक है। सबको सिग्नल देता है, ठीक है। सबको ये कौन, नीमोटैक्सिक सेंटर सिग्नल देगा। DRG को किस लिए देगा, इन्हेलेशन के लिए, इन्हेलेशन के लिए, ठीक है। VRG को किस लिए देगा, बोथ के लिए देगा, जिसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू, इसमें क्या होगा, इसमें इन्हेलेशन और एक्सेलेशन बोथ हो जाएगा, बोथ इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन ऑन डिपेंड अपॉन सिग्नल रिसीव्ड, ठीक है। सिग्नल जो भी रिसीव होगा, जो भी सिग्नल रिसीव्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ये इनहेल करेगा या एक्सेल करेगा, ठीक है। आ जाओ, ये वाला जो रीजन है, ये पूरा ये अंडा कौन सा है, इसको हम लोग बोलेंगे पोन्स वैरोली। और ये जो पूरा रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या बोलेंगे, मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। अब आ जाओ, आगे समझो अब तुम, बस इतना मेरे को डायग्राम से क्लियर कर देना था कि क्या है, कौन किसको सिग्नल देता है, बस ये बताना था। यानी पोन्स वाला जो है वो ही सिग्नल देता है, यही पापा है, ये पापा है, समझे। तो यही सिग्नल देगा, यही बोलेगा तो घर में काम होगा, समझे। आगे आ जाओ, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द नीमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बोला ना, देखो आ गया, पोन्स रीजन में क्या है, नीमोटैक्सिक सेंटर है और यही क्या करता है, मॉडरेट करता है किस चीज़ को, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, समझे। अब देखो, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, इस सेंटर से जो न्यूरल सिग्नल आ रहा है, न्यूरल सिग्नल जो इस सेंटर से आ रहा है, वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है किस चीज़ को, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। यानी कि मैं जब चाहूँ तो मैं यहाँ पे, यही मैं बोला ना, इन्हेलेशन यानी कि क्या, इसका ड्यूरेशन, इन्हेलेशन का क्या ड्यूरेशन, या फिर सांस रोक लिया, छोड़ दिया, ये सब क्या, सब इसके ऊपर है, किसके ऊपर, नीमोटैक्सिक सेंटर के ऊपर है, सब इसके ऊपर है। मैं बोलूँगा मैं सांस नहीं लूँगा, तो बोलेगा ठीक है मत लो, जाओ मर जाओ, तो ये कौन बोलेगा, यही कौन से रीजन में जो पाया जाता है, नीमोटैक्सिक सेंटर, यही बोलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, न्यूरल सिग्नल जो है इसका रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। कीमोसेंसिटिव एरिया, अब देखो, अब इसकी बात हो गई पूरी, ठीक है, ये इतना ही दिया हुआ। अब आए कीमोसेंसिटिव एरिया की केमिकल रेगुलेशन कहाँ से होता है केमिकल, सब कुछ सोचना। अगर मान लो कि दिमाग ही सब कुछ कर रहा होता तो ऐसा थोड़ी ना बोलते कि अरे दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, है, ऐसा तो कोई नहीं कहता। दिल दे दिया है यानी कि एक केमिकल रिस्पॉन्स भी तो आता है दिल से। दिल का क्या काम है, दिल एक केमिकल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, केमिकल रिस्पॉन्स देता है कि अरे यार इससे तो भाई तो ये किसका काम है, ये सिग्नल देना किसका काम है, दिल का काम है। यानी कि दिल के अयोटा में, आर्क ऑफ अयोटा में, और कहाँ पर, आर्क ऑफ अयोटा, और दूसरा कहाँ पर बताओ ना मुझे, दूसरा कहाँ पर, तो कैरोटिड आर्टरी, और कहाँ पर, एक और है बताओ, 1 2 3 4 5 6, मैं टाइम दे रहा हूँ। तो एक कैरोटिड आर्टरी
एंड सिफेलिक आर्टरी एंड आर्क ऑफ अयोटा के अंदर ये दिल में देखो देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, है ना, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। मान लो नहीं, ये दिल है, ये दिल है मेरा, ये दिल है मेरा, ठीक। और कुछ यहाँ पे मैंने अपने दिल में गड़बड़ी कर दी है। मेरे दिल में मैं बहुत गरीब हूँ साहब, गरीब की आत्मा को शांति मिले साहब। देखो यहाँ पे इसको मिटाओ, ये देखो, आ जाओ यहाँ पर। ये मैं बनाना चाहता था, ये देखो, ये देखो। अब देखो सब में गोला लगा दो, लगा दिया गोला। ये थोड़ा सा दिल जो है ना, ये दिल थोड़ा, दिल था बेचारा, दिल था आवारा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है दिल को, दिल में गड़बड़ी आ गई है, थोड़ी दिल टूट गया है ना इसका बेचारे का। क्या करेगा ये बेचारा। तो देखो देखो आगे देखो, यहाँ देखो, टने 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 तना 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 तना। हाँ अब देखो ये क्या है, ये तना 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 क्या है, ये है क्या, ये मुझे बताओ। ये जो लल्ला है, लल्ला, ये लल्ला क्या है, लल्ला, ये है लल्ला। और इस लल्ले का क्या नाम है, इस लल्ले का नाम है पेरीफेरल, पेरीफेरल क्या नाम है, कीमो रिसेप्टर। पहले समझो फिर ये मैं पूरा बताऊंगा तो समझ में आएगा। कीमो रिसेप्टर। अच्छा एक बात बताओ, तुमको तो रिसेप्टर का मतलब ही नहीं पता होगा, है ना। रिसेप्टर का क्या मतलब होता है बाबू, हैं? रिसेप्टर जिसको हम लोग स्पेशली अगर कीमो रिसेप्टर बोले तो इसका क्या मतलब आया, ये बताओ मुझे, ये बताओ। कीमो का क्या मतलब होता है, केमिकल, ठीक है। और रिसेप्टर का क्या मतलब होता है बताओ तो मुझे ज़रा। रिसेप्टर, इतना तुम लोग रिसेप्टर करते हो ना, रिसेप्टर का मतलब बताओ। तो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, सोचो, कुछ ध्यान में, कुछ दिमाग में आ रहा है, क्या आ रहा है। तो फ्री, क्या फ्री, सेंसरी नर्व, समझे, फ्री सेंसरी नर्व के एंडिंग, फ्री सेंसरी नर्व एंडिंग को ही हम लोग रिसेप्टर कहते हैं, जिसको ए डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। कुछ याद आया, कुछ याद आया क्या, हैं, कुछ याद आया। ये देखो ना, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ये डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये सब कुछ है। वो पूरा पढ़ाया जाएगा किसमें, न्यूरल में। तो ये एक्सॉन में से निकलता है, और यही डेंड्राइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं, समझे। यही सेंसरी नर्व एंडिंग है जो कि रिसेप्टर है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो गया ये बताओ ना मुझे ज़रा। ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हो गया। आ जाओ ना, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर मिटाना ज़रूरी है इसको। देखो यहाँ पे आ जाओ तुम, ये देखो, ये क्या है, ये है पेरिफेरल, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। मैं CR लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो एक और केमिकल रिसेप्टर होता है, कहाँ पर, मेड्यूलर रीजन में, टैकी चिक्की टैमर टैमर टैम, ठीक है। ये कीमो रिसेप्टर, इसको लाल किए थे। अब तुम बोलोगे भाई ये लाल था, तुम इसको लाल से ब्लू क्यों कर दिए, बहुत दिक्कत है मुझे, हैं। तो ये है अपना क्या, अब ब्लू से मैं लिख देता हूँ इसको, ये क्या है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर मैं इसको लिख दिया। CR से समझ जाओगे ना क्या है। अरे काम क्यों नहीं कर रहा है, पागल हो गया है। हाँ देखो, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है ये। अब देखो और अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, उसको क्यों छोड़ रहे हो, वो नहीं छोड़ना है, वही तो नहीं छोड़ना है कि ये इसका प्यार का बंधन, इसका प्यार का बंधन, इसका प्यार का बंधन कैसे जुड़ेगा भैया, कैसे जुड़ेगा भैया, तो ऐसे जुड़ेगा भैया, ऐसे जुड़ेगा भैया। देखो कैसे जुड़ेगा भैया, तो एक भैया यहाँ से और एक भैया यहाँ से, ये दोनों भैया ऐसे आते हैं और ऐसे आ जाते हैं, जिसका इसका क्या नाम है, ये है वैगस नर्व, जो कि क्या करता है, कनेक्ट कर देता है, यानी कि रिमेन्स अटैच्ड, यानी कि ये क्या करता है, ये दोनों जो है अटैच हो रहे हैं थ्रू किसके, वैगस नर्व के, समझे। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को अटैच करवाने वाला कौन है, करवाने वाला ये है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, और ये है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, इसको कौन है कराने वाला, वैगस नर्व, ठीक है। आ जाओ, अब देखो कितना तगड़ा तुमको समझ में आएगा। तुम देखो ना, कीमो रिसेप्टिव एरिया,
देखो कीमो रिसेप्टिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2, ठीक है, एंड हाइड्रोजन आयंस। यानी कि जो कीमो सेंसिटिव एरिया है, कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो क्या है, वो एकदम एडजेसेंट है। एडजेसेंट यानी तुरंत नीचे है किसके, रिदम सेंटर के, रिदम सेंटर के दिखा ये मैं डेला गेटा के नीचे, ठीक है। विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2, ये CO2 के हाईली सेंसिटिव है और हाइड्रोजन आयंस के भी, ठीक है। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस से क्या होता है, इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। देखो क्या बोला, देखो इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस यानी कि CO2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये एक्टिवेट कर देगा कीमो सेंसिटिव एरिया को, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमको कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमको कुछ सब्सटेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। Receptors associated with aortic arc and carotid artery can recognize changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial action. The role of oxygen in the regulation is quite insignificant. अब देखो ये बताता है, ये दोनों जितना भी ये सब कीमो रिसेप्टर, ये क्या बताता है, ये कीमो रिसेप्टर जो है वो क्या बताता है, वो बताता है कि भाई ब्लड में CO2 बढ़ गया है या फिर तुम्हारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो तुमको क्या करना होगा, तुमको ना अभी तुमको अच्छे से सांस लेना पड़ेगा, समझे कैसे, बहुत अच्छे से सांस लेना होगा ताकि हमको O2 बढ़ाना है। तो ये इसके लिए रिसेप्टर क्या होता है, कोई एक चीज़ के लिए, किसी एक चीज़ को पकड़ के उसका जो होता है उसके मतलब वो घटे बढ़े उसको वो देखते रहेगा। जैसे कि मैनेजर होता है ना एक फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में क्या होता है, मैनेजर होता है, मैनेजर क्या करता है, देखते रहता है, अरे ये काम कर रहा है कि नहीं, ये उसका काम ही यही है कि वो देखेगा कि काम हो रहा है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ कीमो रिसेप्टर का काम ही यही है कि ये देखेगा कि अरे ऑक्सीजन बढ़ रहा है कि नहीं, अगर बढ़ घट रहा है तो वो बोलेगा, अरे तुरंत सिग्नल भेजेगा कि भाई जल्दी कुछ करो यार, तुरंत सांस लो कि ऑक्सीजन के बदले CO2 बढ़ रहा है, मरण मुरा ना जाए भाई हम लोग, समझे। तो ये है काम कीमो रिसेप्टर का। और एक और महा इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें से आई कि रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है, उसका रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, किसमें, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम में कोई रोल ही नहीं है इसका, समझे। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, देखो रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 और H+ कॉन्सेंट्रेशन और सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शंस। समझ में आ गया क्या बोलता हूँ ना मैं, मज़ा आ गया ना। देखो अब देखो अस्थमा और ये देखो तो ख़त्म ही है, अब तो कुछ है नहीं। देखो इतना अच्छा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया भाई, क्लास में जो एक्सप्लेनेशन होता है ना क्लास का, वो क्लास का एक्सप्लेनेशन दिया हूँ मैं तुमको, ये क्लास का एक्सप्लेनेशन था, यही क्लास का एक्सप्लेनेशन था। इसमें कुछ जो था ना मैं अपने मुंह से बता दिया तुमको, जो एक्स्ट्रा था उसको तो नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी कभी कभी हो जाता है तो वो नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमको सारा फंक्शनिंग में समझा दिया एक बार में ही, तुमको सब कुछ समझा दिया। ये हार्ट है, ये है, हार्ट के अंदर कहाँ पे पाया जाता है, तो एरोटिड आर्टरी, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो आ जाओ, इसको तो लिखना ही भूल गया मैं, चलो अच्छा याद आया। ये क्या है, ये आर्क, ये क्या है, आर्क ऑफ आयोटा एंड, और कहाँ पाया जाता है, आर्क ऑफ आयोटा में आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, और कैरोटिड और सिफेलिक एंड सिफेलिक आर्टरी ऑल्सो, सिफेलिक आर्टरी में भी होता है, ठीक है। आ जाओ अस्थमा की बात करते हैं। अस्थमा में क्या होता है भाई, देखो बारिश हो रहा है क्या, अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा इज डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। देखो NCERT क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को ही देखना है, वहीं पे जो है ना क्या होता है, देखो बताता हूँ अस्थमा में होता क्या, मैं बताता हूँ। देखो अस्थमा में कुछ होता नहीं है, सिंपल सा अस्थमा में क्या होता है कि जो तुम्हारा जो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो जाता है, यहाँ पर स्वेलिंग टाइप का हो जाता है, समझे, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन फूल जाता है ये, ठीक है, ये वाला जो टिश्यू है ये फूल जाता है, और ये जब फूल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस डालना पड़ता है हमको। म्यूकस जो है, जो तुम्हारा नाक बहता है ना, ये वाला म्यूकस, ये म्यूकस रहता है, यही म्यूकस क्या होता है, इसमें जाता है तो तुमको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और सोचो तुमको सर्दी के दिन में ही भाई जब इतना होता है, तो सोचो ना भाई जिसको अस्थमा है वो तो पागल ही हो जाता होगा भाई। तो यही कह रहा है कि क्या यहाँ इसमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, और क्या होता है इसमें वीजिंग यानी सिकसिकाना, ऐसे तुम लोग नहीं करते, यार नाक को ऐसे खींचते हो पूरा, वो वीजिंग ड्यू टू किसके, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो यहाँ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के ब्रैकेट में तुम लिख दो रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है कहीं कहीं, जहाँ क्या ट्रैकिया में हो जाएगा इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इसमें हो जाएगा इन्फ्लेमेशन खास करके, और ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स तो हैं, ठीक है। आ जाओ अब बात करते हैं एम्फाइसीमा हमारे उस भाइयों को डेडिकेटेड है जो भाई लोग हमारे फूफू बाबू हैं,
फूफू बाबू यानी कि जो एम्फाइस जो बोलते हैं कि यार भाई एक गोल्ड फ्लेक देना, एक एम्फाइसेमा भी दे देना, साथ में गोल्ड फ्लेक एक एम्फाइसेमा भी दे देना। एम्फाइसेमा मुझे एक बीमारी होने वाली है ये सिगरेट पीने के बाद, यानी कि कोरियोनिक डिसऑर्डर। कोरियोनिक यानी कि धीरे 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 तुम्हें क्या होगा, ये बीमारी होगी। तुरंत से नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। 1 दिन पियो, 2 दिन पियो, 3 दिन पियो, लगातार पीते रहो। और पीते पीते तुमको एक ये डिसऑर्डर हो जाएगा जिसमें क्या होगा, एल्वुलर वॉल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से तुमको सरफेस एरिया जो होता है वो घट जाता है। और जब सरफेस एरिया ही घट जाएगा तो तुमको कस के सांस लेना होगा। तुम देखते हो जो फूफू सिगरेट जो पीते होंगे ना, उनको क्या होता है, सांस बहुत ज़ोर ज़ोर से लेते होंगे वो, समझे। तो इसीलिए क्या लिख रहा है, ये कोरियोनिक डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है, एल्वुलर वॉल जो होता है डैमेज हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। ये किसके लिए है, सिगरेट स्मोकर्स के लिए। तो आप लोग तो नहीं है ना सिगरेट स्मोकर, इसीलिए आप लोग को एम्फाइसेमा नहीं होगा, और बाकी ये लोग को हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ, लास्ट है अपना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आप तुम खुद सोचो ना, ऑक्यूपेशनल यानी कि किसी का ऑक्यूपेशन तुम पूछते हो ना कि अरे तुम क्या हो, जैसे फ्यूचर में तुम अपना ऑक्यूपेशन क्या बताओगे, अरे आई एम अ डॉक्टर। तो वैसे ही ऑक्यूपेशन यानी कि उसका काम, पेशा। तो पेशा से जो उसको डिसऑर्डर होगा, वो सोचो ना कैसे होगा, किसको होगा। तुम खुद सोचो कि किसको होगा। जहाँ पे वो, अगर मान लीजिए कोई ऐसे जगह पे वो काम कर रहा है जहाँ पे बहुत सारा डस्ट है, सिलिका का डस्ट है, कोई और फाइब्रोसिस है, सब कुछ है, जहाँ स्टोन को ग्राइंड किया जा रहा है, मार्बल ग्राइंडिंग वाला जो जहाँ पे लेबर काम करते हैं वो लोग को होगा ये सब, ठीक है। तो अभी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है उसमें, ठीक है। तो देखो, सर्टेन इंडस्ट्री जिसमें इन्वॉल्विंग होता है ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, मच डस्ट जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है अपने बॉडी का, वो कैन नॉट फुलफिल और कोप विथ दिस सिचुएशन। और लॉन्ग एक्सपोजर से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस यानी प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। देखो क्या बोला कि ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग वाले जगह पे बहुत सारा डस्ट होता है, और बहुत सारे डस्ट को क्या होता है, अपना डिफेंस मैकेनिज्म उसको पूरी तरीके से नहीं संभाल पाता है। कोप यानी कि संभाल पाना, तो संभाल नहीं पाता है। तो इसका लॉन्ग एक्सपोजर से क्या हो जाएगा, तुमको वहाँ पे जाके रुक जाएगा ना, ये सब जो ग्राइंडिंग में से जो तुमको धूल जा रहा है, ये जाके अंदर रुक जाएगा। अब अंदर रुक जाएगा तो तुमको क्या हो जाएगा, सूजन होने लगेगा। वहाँ पे देखेगा कि अरे फॉरेन पार्टिकल्स आ गया, तो सूजन कराएगा। अब सूजन कराएगा तो उसके चलते तुमको क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, यानी कि क्या, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाएगा ना। WBC आएगा ना भाई, WBC आएगा ना, तो WBC आके वहाँ पे भाई अटैक करेगा, और उससे क्या हो जाएगा, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा। और उसके वजह से क्या हो जाएगा, लंग डैमेज हो जाएगा तुम्हारा, और उस डैमेज लंग के साथ तुम मर जाओगे, समझे। तो इसीलिए जो वहाँ के वर्कर होते हैं उनको बोला जाता है कि प्रोटेक्टिव मास्क पहनिए। इस तरीके से अपना चैप्टर ख़त्म होता है, और इस चैप्टर का हम लोग समरी करेंगे। मैं वो नहीं हूँ कि जो समरी ना कराऊँ, मैं वो हूँ जो समरी भी कराऊँ, ठीक है। आ जाओ, इसमें बस हम लोग देखेंगे कि क्या एक्स्ट्रा कोई लाइन है, कोई एक्स्ट्रा लाइन है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। हाँ, तो देखिए, सेल्स utilize oxygen for metabolism and produce energy along with substances like carbon dioxide which is harmful, ठीक है। Animals have evolved different mechanism for transport of oxygen to the cells and for the removal of carbon dioxide from there, ठीक है। यानी कि क्या, वही बता रहा है, एनिमल्स जैसा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। वी हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजिंग 2 lungs एंड एसोसिएट एयर पैसेज टू परफॉर्म दिस फंक्शन, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग बाई एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन यानी इंस्पिरेशन, एंड एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट यानी एक्सपायरेशन। आप लोगों को 1 करोड़ बार मैं बोला कि देखो, ब्रीथिंग का मतलब एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो टेकन इन होता है, और एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट होता है। एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट होता है, ना कि तुम्हारा बॉडी का एयर या कुछ भी ऐसे ही मार देगा, बोलेगा कि एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन एंड एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन आउट, तो क्या होगा, गलत होगा, सीधी सी बात है। तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। ये मैं इसलिए यहाँ पे 2 बार मार्क कर दिया, एक बार पहले भी किया हूँ, एक अभी भी किया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वुलाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैसेज थ्रू आउट द बॉडी बाई ब्लड। यानी कि देखो, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है और CO2 होता है, कहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वुलाई के बीच में होता है, ये बता रहा है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैसेज थ्रू आउट द body क्या होता है, बॉडी बाई ब्लड ऐसे होते ही रहता है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड का ऐसे होता रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और अदर स्टेप इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद देखो, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वुलाई विथ द हेल्प ऑफ ए स्पेशलाइज्ड मसल, जिसको हम लोग इंटरकोस्टल और डायाफ्राम मसल भी कहते हैं।
यानी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वुलाई विथ द हेल्प ऑफ ए स्पेशलाइज्ड मसल, ठीक है, जिसमें इंटरकोस्टल और डायफ्राम मसल आ जाएगा। और कौन सा इंटरकोस्टल मसल आएगा, एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। आगे जाओ, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ ए स्पायरोमीटर एंड आर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एंड आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का होता है, ठीक है। क्या स्पायरोमीटर 2 बार दिया है, हाँ दिया है, एक बार पहले भी दिया है, एक बार अभी भी दिया है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट एल्वुलाई एंड टिश्यू अकर बाय डिफ्यूजन, ठीक है, मालूम है डिफ्यूजन से होता है एक्सचेंज ऑफ CO2 O2, है ना। और रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड किस पे करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ग्रेडियंट पे करता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा होगा हाई से लो पे आएगा, ठीक है। और उनके सॉल्युबिलिटी पे भी करता है, उनके थिकनेस पे भी करता है, और क्या, और वो जो फैक्टर आवर बॉडी फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वुलाई टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू, यानी कि क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वुलाई, मतलब कि क्या एल्वुलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग बाहर करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग टिश्यू में लाते हैं, ठीक है। द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू द एल्वुलाई, ठीक है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन in the alveoli where PO2 is higher and O2 gets bound to the hemoglobin which is easily dissociated at the tissue, ठीक है, which is easily dissociated at the tissue where PO2 is low and PCO2 and H+ concentration are high। बात को समझे, हाँ देखो, इन एल्वुलाई जहाँ पे PO2 जो होता है वो ज़्यादा होता है, यही तो बता रहा है कि वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है, और टिश्यू में PO2 क्या हो जाता है, कम होता है, PCO2 ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें टूट जाता है, यही बता रहा है। नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किससे ट्रांसपोर्ट होता है, HCO3- बाइकार्बोनेट, देखो यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ नहीं लिखा था, क्या लिखा है, नियरली 70%, ये तो लिखा ही था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट से, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है HCO3-, और विद द हेल्प ऑफ इंजाइम का भी हेल्प लेता है, कौन सा इंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और देखो 25 to 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये मालूम है। इन द टिश्यू where PO2 is high it get bound to the blood, whereas in the alveoli PCO2 is low and PTO2 is high, it is removed from the blood, ठीक है। respiratory rhythm is maintained by the respiratory center in the medulla region of the brain, a pneumotaxic center in the pons region of the brain and a chemosensitive area in the medulla can alter respiratory mechanism। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये भले पीछे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मार्क करना जरूरी है कि पूछ देगा तो क्या बोलिएगा, मुंह बा दीजिएगा, तो मुंह नहीं बाना है, आके आपको तुरंत बताना है, ठीक है। तब अब चालू करते हैं हम लोग अपना बायो हैक को, ठीक है, और होप कि बायो हैक आपका 20 मिनट के अंदर निपट जाए, ठीक है। तब तक के लिए मैं अभी इसको पॉज करता हूँ और बायो हैक को खोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए बायो हैक खोल लिया है आपने, और अब क्या करना है, अब इसमें सिर्फ बैठ के लिखना है, क्या लिखना है, क्वेश्चन, कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन RBC ट्रांसपोर्ट करता है, बताइए जल्दी बताइए। 97%। प्लाज्मा में कितना होता है, 3%। फिर उसके बाद देखो CO2 इज कैरिड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन था RBC के साथ, हैं नहीं, फॉल्स, क्या था, कार्ब अमीनो, ऑक्सी नहीं, अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, अमीनो पे ध्यान दो, यहाँ ऑक्सी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ गौर से ध्यान देना है तुमको, किस चीज़ पे, ऑक्सी, ऐसे ही तुमको फंसाएगा, समझे। उसका देखो परसेंटेज ऑफ CO2 कैरिड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, परसेंटेज ऑफ CO2 कैरिड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कितने परसेंट, तो 20 से 25 तो याद ही है तुमको, क्या, और एवरेज अगर बताएं तो 23% तो तुमको याद ही है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, बताओ प्लाज्मा से कितना होता है, 7% होता है, याद नहीं है। उसके बाद देखो डैश परसेंटेज ऑफ CO2 इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट, बताओ सबसे ज़्यादा इसी से होता है, कितना, 70%, समझे। कैसे मैं 23% यहाँ पे बोला था, इसीलिए बोला था क्योंकि 70 + 7 करोगे, 70 में क्या जोड़े कि 70 में 7 जोड़े और उसमें से क्या माइनस करे कि 23 बन जाए, क्या माइनस करे कि 100 बन जाए, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, 70 में क्या जोड़े कि 100 बन जाए, 77 में क्या जोड़े कि 100 बन जाए, तो 23 ही जोड़ेंगे ना, तो 23 जोड़े तो क्या बन गया, 100% बन गया ना। तो बताओ इस तरह अगर करते 25% अगर ले लेते तो नहीं बनता ना, इसीलिए
70 में क्या जोड़े, 77 में क्या जोड़े कि 100 बन जाए, 77 में क्या जोड़े कि 100 बन जाए। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज मैक्सिमम 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन, गलत, फॉल्स, 4 एटम। ठीक है। फैक्टर्स दैट इंटरफेयर O2 डिसोसिएशन कर्व, O2 डिसोसिएशन कर्व को कौन कौन करता है? अगर PCO2 अपना ज़्यादा हो जाए, यार मैं PCO2 जो है ना हर बार PO2 लिखा जाता है, PCO2 अगर ज़्यादा हो जाए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर अपना ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और क्या PO2 अपना कम हो जाए। ठीक है। उसके बाद देखो, विच कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2। बताइए, PO2 के साथ अगर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमको? एक सिग्मॉइड कर्व मिलेगा, एक सिग्मॉइड कर्व मिलेगा, सिग्मॉइड कर्व। और इस सिग्मॉइड कर्व को हम लोग क्या कहते हैं बताओ ना? ऑक्सीजन O2 डिसोसिएशन कर्व, डिसोसिएशन कर्व, O2 डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको हम लोग कहे थे, याद करो। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? कंडीशंस ऑफ लेफ़्ट शिफ्ट। देखिए अब मैं आपको बताया था लेफ़्ट शिफ्ट यानी कि क्या, ऐसे, और कंडीशंस ऑफ राइट शिफ्ट ऐसे। बताइए ये क्या है? ये राइट है, ये क्या है? ये लेफ़्ट है ना? पता चला ना? लेफ़्ट यानी ऐसे, यहाँ हाथ रखो, यहाँ अपना हाथ रखो और हाथ के बाद ऐसे देखो। ठीक है। तो देखो कंडीशंस ऑफ लेफ़्ट शिफ्ट कब होगा बताओ ना ज़रा मुझे। लेफ़्ट शिफ्ट कब होगा? लेफ़्ट शिफ्ट तब होगा जब क्या PO2 क्या हो जाए? कम हो जाए, PCO2 ज़्यादा हो जाए, PCO2 ज़्यादा हो जाए, या फिर अपना H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ये सब कंडीशंस हैं। ठीक है, या फिर और हम बोले तो अपना टेम्परेचर क्या बढ़ जाए, तब हो जाएगा क्या? लेफ़्ट शिफ्ट। ठीक है। अब देखो दूसरा, कंडीशंस ऑफ राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का कंडीशन क्या है? तुमको तो मालूम ही है क्या, कि जब तुम्हारा क्या हो कि राइट शिफ्ट में तुम्हारा क्या होगा बताओ? राइट यानी ऐसे, यानी नीचे। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या शायद? अभी मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ कुछ, एक चीज़ तो गलत हुआ है शायद। हाँ, गलत तो ये हुआ है कि मैं यहाँ गलत लिख दिया हूँ। ये राइट शिफ्ट का कंडीशन जो है ना, मैं उसको उठा के लेफ़्ट वाले में कर दिया हूँ, इसीलिए ये गलत हो गया है। ये वाला जो कंडीशन है वो भाई राइट का है। ठीक है, कि PO2 क्या हो जाए? कम हो जाए, PCO2 क्या ज़्यादा हो जाए, तभी ना यहाँ नीचे जाएगा, तब ना इसका जो ऊपर में यहाँ पे वाई जो था ये क्या था? ये अपना परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज हीमोग्लोबिन का जो था ऑक्सीजन के साथ वो था, और एक्स क्या था? एक्स अपना ये था, क्या बोलते हैं, PO2 था। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तभी ना परसेंटेज हीमोग्लोबिन का बढ़ेगा, तभी ना, मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऊपर बढ़ जाने पे बढ़ेगा ना, लेफ़्ट जाने पे बढ़ेगा, वो था। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे यही गलती हुई था। ठीक है। अब देखो लेफ़्ट शिफ्ट का क्या होगा? लेफ़्ट शिफ्ट यानी कि नीचे जाना, यानी कि राइट यानी क्या होगा? एसोसिएशन की डिसोसिएशन होगा राइट में, और लेफ़्ट में क्या होगा? एसोसिएशन। यानी एसोसिएशन का क्या मतलब हुआ? एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? PO2 ज़्यादा हो जाएगा, PCO2 यहाँ कम हो जाएगा, PH+ जो होगा वो भी कम हो जाएगा, और टेम्परेचर भी जो होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ। आइडेंटिफाई एक्स वाई, एक सेकंड रुको, बंद हो गया था, इंग्लिश से टच हो गया था। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन का ये तो मालूम ही है ना। अभी तो जस्ट मैं बोला कि जो एक्स जो था तुम्हारा, एक्स जो यहाँ पर जो मैं लिखा वो क्या था? ये PO2 था ना। एक्स जो था वो अपना क्या था? PO2 था। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसमें? mmHg में। और वाई क्या था अपना? वाई क्या था बताओ? तो वाई अपना था क्या? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किसके रिस्पेक्ट में? विथ O2, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये था अपना। अब आगे आ जाओ। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अप टू 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, यानी कि हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना? 5 ml जाता है, याद है कि नहीं? और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना जाता है? 4 ml। ठीक है, आ गया। द मेजर फैक्टर विच इफेक्ट CO2 एंड हीमोग्लोबिन बाइंडिंग इज, ये बता दो कि मेजर फैक्टर क्या है जो CO2 और हीमोग्लोबिन को बाइंड करने से रोकता है? बताओ ना, मैं वहाँ मार्क करा चुका हूँ, बताओ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, मैं तुमको मार्क करा दिया हुआ था। क्या है बताओ ना? लॉलीपॉप है लेकिन मार्क करा दिया है। क्या है? O2 का पार्शियल प्रेशर। अब जाओ। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज एब्सेंट इन प्लाज्मा, तो बिल्कुल फॉल्स है। प्रेजेंट इन सम क्या बोलेंगे? माइन्यूट पाया जाएगा, माइन्यूट और लिटिल अमाउंट। ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटलिस्ट फॉर्मेशन ऑफ डैश
फ्रॉम डैश एंड डैश। देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस बनता कैसे है, देखो ना क्या बनाता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटलाइज करता है किस चीज़ का फॉर्मेशन। तो हमको याद है ना, हम लोग क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेस का ये देखे थे कि CO2 + H2O को अपना ऐसे था और यहाँ पर H2CO3 बन रहा था। अब फिर यहाँ पे से यहाँ ये देखो ये Ca था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या बन रहा था, HCO3- बन रहा था और प्लस H+ बन रहा था, दो चीज़ बन रहा था। तो यही है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। आगे आ जाओ 95। देखो एवरी 50 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स डैश ml ऑफ CO2 फ्रॉम एल्विलाई, यानी कि हर 50 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना 2 ml करेगा ना। देखो 100 ml से कितना था 4 ml CO2 था, तो 50 से कितना हो जाएगा 2 ml हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, बहुत आसान है, आगे आ जाओ। अब आ जाओ रेगुलेशन पे। रेगुलेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया भाई, रेगुलेशन तुमको मज़ा आ जाएगा। अभी 118 ही क्वेश्चन है और पूरा का पूरा एकदम तुमको दम लगा देना है 118 क्वेश्चन करने में, मज़ा आ जाए बिल्कुल। तो देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन डैश ऑफ ब्रेन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन कहाँ, मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन में पाया जाता है ना, मेडुला ऑफ ब्रेन। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम, अरे यार रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ किस चीज़ के रेगुलेशन के लिए, किस चीज़ के लिए भाई बता ना, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल। अरे क्या ये तो ट्रू और फॉल्स है ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि देखो रेस्पिरेटरी रिदम बहुत बैक हो रहा है यार आज तो। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन। ठीक है, होता है, हाँ बिल्कुल होता है रेगुलेशन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो प्राइमरीली किस चीज़ के लिए है, रेगुलेशन के लिए है ना, तो सही बात तो है। फिर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पॉन्स के अंदर जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ किसका, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का, रेस्पायरेटोरी रिदम RHYTHM ऐसा ही कुछ होता है ना, रिदम सेंटर का। ठीक है, सिग्नल्स फ्रॉम विच सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। देखो किसके सिग्नल पे होता है, तो अपना फिर से वही ऊपर वाला क्वेश्चन, नीमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, एक कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू डैश एंड इज हाईली सेंसिटिव टू डैश एंड डैश। एक कीमोसेंसिटिव एरिया था जो कि एडजेसेंट था, किसके एडजेसेंट था, तो बताओ ना जल्दी किसके था, रिदम सेंटर के था ना, रिदम सेंटर के एडजेसेंट था, और हाईली सेंसिटिव किसके था, CO2 के। याद करो CO2 के हाईली सेंसिटिव था, O2 के नहीं, O2 का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, CO2 और H+। यहाँ पे लगे हाथ अगर मैं तुमको लास्ट क्वेश्चन दिखा दूँ इसका, तो रेस्पिरेटरी एम्फाइसेमा आ गया यहाँ पर। ऑक्सीजन, ये देखो क्वेश्चन, ऑक्सीजन प्लेज अ मेजर रोल इन रेगुलेशन, तो फॉल्स, ट्रू, मेजर रोल, अरे फॉल्स ना, मेजर रोल नहीं करता है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, रिसेप्टर्स इन द टिश्यू प्रेजेंट पेरिफेरल, यार ये क्या है यार, रिसेप्टर इन द टिश्यू प्रेजेंट पेरिफेरली, लाइक रिसेप्टर्स इन द टिश्यू जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये मुझे पूछना है, सीधे सी बात है कि जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो 2 जगह मैं बताया था ना तुमको, 2 नहीं 3 जगह मैं बताया था तुमको। क्या क्या बताया था, एक तो आर्क, अयोटा का आर्क बताया था, आर्क ऑफ अयोटा, यानी कि और ऑर्टा आर्क, अयोटिक आर्क भी बोल सकते हैं इसको, आर्क, और ARCH आर्क होगा ना, ARCH। और एक कैरोटिड आर्टरी बोला था, कैरोटिड आर्टेरी एंड एक और था क्या, सिफेलिक आर्टरी। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, बताओ भाई क्या था ये, अस्थमा, सिकाने वाला किसमें था, अस्थमा में था। ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज इन, रेस्पिरेटरी सरफेस जो था वो डिक्रीज हो जाता है किसमें, डैश में, ड्यू टू डैमेज ऑफ डैश। बताओ जल्दी बताओ किसमें हो जाता है, एम्फाइसेमा में क्यों हो जाता है, ड्यू टू डैमेज ऑफ किसका, एल्व्यूलाई का डैमेज होता है, एल्व्यूलाई का डैमेज होता है। एम्फाइसेमा इज एक्यूट नहीं क्रोनिक, एक्यूट माने कि बचपन से ही तुमको हो गया, एक ही बार में जाए या फिर एक बार में ही हो जाए, तो एड्स है, एड्स से जाए कोई एक्यूट डिजीज़, क्यों, क्योंकि वो तुरंत फैल जाता है, 1 मिनट में फैल जाता है। ठीक है, भले उसका सिम्टम तुमको 5 साल के बाद दिखेगा, लेकिन
फैल तुरंत जाता है तो वो एक्यूट है, और ये क्रोनिक है यानी कि धीरे धीरे ग्रेजुअल होगा तुमको, ठीक है, तो ये क्रोनिक हो जाएगा। ओके, फिर आ जाओ, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ अस्थमा इज सिगरेट स्मोकिंग। फर्स्ट, अस्थमा का सिगरेट से थोड़ी ना, एम्फाइसेमा का है। फाइब्रोसिस अकर्स इन विच रेस्पिरेटरी, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैपन टू पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन किस चीज़ का, एक स्टोन ग्राइंडिंग और क्या था, स्टोन, अरे यार एक ही चीज़ लिख दिया क्या, स्टोन और ग्राइंडिंग, मतलब स्टोन ब्रेकिंग और मतलब पीसना, यही स्टोन ग्राइंडिंग, या फिर क्या बोलेंगे इसको, ग्राइंडिंग एंड क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, ठीक है, स्टोन ब्रेकिंग। उसके बाद आ जाओ, ORD यानी कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैपेंस ड्यू टू फेलियर ऑफ विच सिस्टम ऑफ द बॉडी, किसके, तो किसके बताओ ना, जल्दी बताओ, अपना फेलियर किसका हो रहा था, इम्यून का। क्यों, क्योंकि वो बेचारा रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा था, फूल गया था ना, यानी कि भर गया था ना इम्यून सिस्टम। लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट गिव राइज टू डैश, क्या, सिलिकोसिस लीडिंग टू फाइब्रोसिस, ठीक है, ये याद रखना है, सिलिकोसिस, क्योंकि सिलिका आ जाता है ना तुम्हारे अंदर बॉडी में, सिलिकोसिस स्पेलिंग देख लेना, और लीडिंग टू क्या, फाइब्रोसिस विच इज़ अ प्रोलिफेरेटरी, याद है, प्रोलिफेरेट करता है, फाइब्रोसिस, ठीक है। वर्कर इन सच इंडस्ट्री कुड नॉट वियर प्रोटेक्टिव मास्क एज डस्ट एक्यूमुलेशन फॉर मास्क कॉजेज फर्दर प्रॉब्लम एट फॉल्स। एग्जाम्पल ऑफ ORD का एग्जाम्पल बताइए भैया, दो गो है ना, एक तो सिलिकोसिस और दूसरा क्या होगा, एस्बेस्टोसिस, ये दो होता है, ये मैं बताना वहाँ पे भूल गया था, लेकिन तुमको यहाँ से ध्यान रखना है, एस्बेस्टोसिस भी होगा, एस्बेस्टोसिस 5 बार नाम ले लो। व्हाट इज़ द रीजन फॉर एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस का रीजन क्या है बताओ। ऊपर जाता है, ये देखो, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। एल्टीट्यूड सिकनेस भले ही एक्स्ट्रा नीट में पूछा हुआ है, लेकिन एल्टीट्यूड सिकनेस क्यों हो जाता है पता ना, ऊपर जाने पे तुमको क्यों ऐसे क्या ऐसे अलग अलग सा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो PO2 जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, नहीं, हाई पे जाने पे लो हो जाता है, सॉरी, ऊपर जाने पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाता है, डिसोसिएशन होने लगता है, बहुत दिक्कत होने लगता है, इसलिए उल्टी जैसा होने लगता है। उसको देखो, गैस यूज इन इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड फैटी एसिड एसिड में कौन सा गैस यूज होता है भाई, बताओ ना, ऑक्सीजन होता है, और कोई सोचना भी मत। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज प्राइमरली रिलेटेड टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये तो लॉलीपॉप है। डैश कंटेन्स वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंड डैश हैज लो। हाई कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है, RBC में होता है, ये तो मालूम ही है, और प्लाज्मा में कम होता है, ठीक है। उसके देखो, डैश रिफ्लेक्स प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, कौन सा रिफ्लेक्स, ये नहीं पता है, ये डाउट है, रुक जाओ। नंबर ऑफ एल्वुलाई इन वन लंग, एक लंग में एल्वुलाई कितना होता है भाई, 150 मिलियन होता है, तुमको शुरू में बताया, शुरू के चैप्टर के शुरुआत में बताया है, 150 मिलियन में होता है नंबर ऑफ एल्वुलाई, एक लंग में 150 मिलियन, और मैं बोला था दोनों लंग को मिला के क्या हो जाएगा, दोनों लंग को मिला के 300 मिलियन हो जाएगा, 300 मिलियन, तुमको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ में लिखा हुआ था, हाँ देखो ना, यहीं कहीं लिखा हुआ होगा, कितना है लिखा है, मैं उस वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ तुमको, मैकेनिज्म ऐसा कुछ में, किसी में तो बताया था, किसी में होगा कहीं ना कहीं, एल्वुलाई, हाँ, छोड़ो, यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं लेक्चर में बता चुका हूँ। लेकिन इसका डाउट है ना, कौन सा 117 नंबर का आंसर क्या है, देखो 117 का आंसर क्या है भाई, 117 है कहाँ, क्या है ये, हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स, अच्छा, हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लो, याद कर लेना है, क्या, हेरिंग ब्रूअर्स, क्या हो जाएगा, हेरिंग HERING, अब ब्रूअर क्या हो जाएगा, BRUIR, ब्रूअर्स, और क्या, रिफ्लेक्स था ना, रिफ्लेक्स, ऐसे स्पेलिंग का पता नहीं, ठीक है, तो हेरिंग ब्रूअर्स बस नाम याद कर लो, स्पेलिंग से क्या ही करना है। और हो चुका है चैप्टर अब अपना समाप्त, तो कैसा लगा आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। एक मीन देख लो कि व्हेन हीमोग्लोबिन लीव O2 एट टिश्यू, क्या करते हो इतना प्यार क्यों करते हो इतना प्यार CO2 से, ये पूछता है O2, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या बोलता है, एसिडिक लोग, हाई गर्म माहौल, हाई टेम्परेचर और परिवार प्रेशर PP ऑफ CO2,
इज हाई। क्यों प्यार करते हो? क्योंकि देखो वो एसिडिक लोग हैं, वो गर्म माहौल में रहते हैं, उनका परिवार जो है वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। ये मीम का पता नहीं कैसा, मुझे तो बकवास लगा। खैर चलिए इस वीडियो को करते ख़त्म, और थैंक यू। जय हिंद जय भारत। क्या जय हिंद जय हिंद जय हिंद और जय भारत, जय भारत, जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच। और चलिए 1 घंटे का लगभग वीडियो हो गया है, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, तो चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म एंड थैंक यू सो मच और ओके बाय, तब तक के लिए ओके बाय।